हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। भारत में एक जगह है जहां शुगर, पथरी, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज मिल सकता है, पर वहां जो भी जाता है अक्सर वो मारा जाता है। भारत सरकार वहां खुद नहीं जाती। जमीन, हवा, पानी सब भारत का है, लेकिन वहां पर कानून उनका चलता है। ना वहां पर भारत की पुलिस जाती है, ना आर्मी जाती है, और ना वहां पर कोई कोर्ट चलती है। ये लोग अलग ही दुनिया बसाकर बैठे हैं, वो भी हमारे देश के अंदर। ये लोग कहां से आए? इनके पास बीमारियों का इलाज कहां से आया? ये क्यों बाहरी दुनिया से अलग रहना चाहते हैं? भारत सरकार वहां क्यों नहीं जाती? और क्यों ये लोग बाहर से आने वालों को मार देते हैं? इन सभी सवालों का जवाब है ये वीडियो। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये वीडियो किसी भी ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपको वो पैटर्न दिखा रहा हूं जो पुरानी घटनाओं, माइक्रोबायोम रिसर्च और फ्यूचर साइंस के सिग्नल से सामने आ रहा है। यानी ये एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। अब सुनिए ध्यान से। कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 अमेरिका से। 2007 में अमेरिका ने ह्यूमन माइक्रोबायोम नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करा, जिसका मकसद था हमारे अंदर रहने वाले बैक्टीरिया का हमारे मूड, हमारी याददाश्त, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले असर को स्टडी करना। लेकिन जांच में चौंकाने वाली चीजें सामने आई। रिसर्च से हमें यह पता लगा कि हम अंदर से खाली हो रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो इस बात का मतलब समझाने के लिए हमें जाना होगा वेनेजुला के जंगलों में। सन 2008 की बात है। वेनेजुला की मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर अमेज़न के जंगलों के ऊपर बॉर्डर पेट्रोल कर रहा था। तभी पायलट की नजर एक ऐसे गांव पर पड़ी जो नक्शे पर मौजूद नहीं था। अब पायलट ने इसकी जानकारी अपने हेडक्वार्टर को दी और वहां से ये जानकारी वेनेजुला की सरकार के पास गई और सरकारी दफ्तर से ये जानकारी लीक होकर मीडिया में चली गई, जहां से ये खबर पहुंची अमेरिका। अब आप ये सोच रहे होंगे इस खबर में ऐसा क्या था जो इतना हल्ला कट गया? तो भाई साहब, ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सन 2009 के भारत में। सन 2009 में भारत में नई दिल्ली के आसपास से पानी के कुछ सैंपल्स यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की लैब में जांच पड़ताल के लिए जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने पर हमें यह पता लगता है कि पानी के अंदर NDM1 नाम का एक सुपर बग मौजूद है। फिर 6 अप्रैल 2011 को यह खबर लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज नाम के बड़े मेडिकल जर्नल में छपती है और वहां से यह खबर भारत की मीडिया उठा लेती है। जमकर शोर मचाया गया कि भारत के पानी में सुपर बग मिला है। अब भारत सरकार तुरंत हरकत में आती है और इस रिपोर्ट के खिलाफ टीवी डिबेट्स में नेताओं के विरोध की कीर्तन मंडली को उतार दिया जाता है। और अब इस कीर्तन का कारण सुनो आप। इस सुपर बग का नाम था न्यू दिल्ली मेटेलोबीटा लैक्टामेज। ये एक खास तरह का प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और जिस बैक्टीरिया के अंदर ये मिलता है, एंटीबायोटिक्स उसके सामने बेअसर हो जाती है, यानी कि उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब पीड़ित व्यक्ति तत्काल में अस्पताल पहुंच जाएगा और उसे बचाने की कोई गारंटी नहीं। यानी कि उस जमाने में नई दिल्ली में खतरे की घंटी बज चुकी थी। अब भारत सरकार को यह दिक्कत थी कि भैया इसका नाम न्यू दिल्ली क्यों रख दिया गया? मतलब ये तो किसी भी देश में मिल सकता था, इसका कुछ और नाम रखते। इससे भारत की छवि गिरेगी, टूरिज्म घटेगा, लोगों के बीच में डर का माहौल बन जाएगा, जो काफी हद तक ठीक भी था। लेकिन चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए थी कि आखिर ये दिल्ली के पानी में पहुंचा कहां से, इसे रोकेंगे कैसे और अपने लोगों को बचाएंगे कैसे? भारत सरकार ने डॉक्टर टिमोथी वॉल्श की NDM1 वाली सुपर बग की रिपोर्ट को कभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन इस बात का शोर मचा दिया कि भारत की छवि खराब हो रही है। अब अगर ये सुपर बग किसी इंसान के अंदर चला जाए तो आपको डॉक्टर से ये लाइन सुनने को जरूर मिलेगी कि जी दवाइयां अब असर नहीं कर रही हैं, यानी कि ये बीमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अब जरा उस आदमी के बारे में सोचो जो कितना लाचार होगा, जो महंगे से महंगा इलाज तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो इलाज उसे बचा नहीं पाएगा। अब ये सारी चीजें भारत के सेंटिनल टापू से कैसे जुड़ी हैं? वेनेजुला के जंगलों का इससे क्या लेना देना है? और यहाँ पर अमेरिका का क्या रोल है? अब जरा आप ये समझो। तो भैया अब हमें वापस जाना पड़ेगा वेनेजुला के जंगलों में। देखो, जिस गांव को वेनेजुला की आर्मी ने हेलीकॉप्टर से देखा था वो यानोमामी कबीले का था। ये लोग 11,000 साल से बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटकर पाषाण युग में रह रहे थे, मतलब स्टोन एज में रह रहे थे। अब वेनेजुला की टीम वहां पर रिसर्च के लिए डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों की टीम को भेजना चाहती थी और उस समय मानव विज्ञान में जाना पहचाना नाम था डॉक्टर डोमिंगुएज का। ये अमेरिका में रहती थी और यहां से अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में एंट्री हुई। यानोमामी कबीले के लोगों पर टेस्ट किए गए और चौंकाने वाली चीजें सामने निकल कर आई। कबीले के लोगों के अंदर एक आम अमेरिकन से 40% ज्यादा गुड बैक्टीरिया मौजूद थे और किसी किसी में तो डबल से भी ज्यादा थे। मतलब उनके पेट में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया थे जो कभी हमने ना देखे थे ना सुने थे। ऐसे बैक्टीरिया
जो गुर्दे की पथरी से बचाते थे, एलर्जीज को रोकते थे, याददाश्त को बढ़ाते थे और स्किन को जवान रखने में मदद करते थे। यानी यानोमामी कबीले के लोगों के शरीर के अंदर ऐसी अंदरूनी ताकत थी जो बिना दवाइयों के बीमारी से लड़ सकती थी। उनके शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स रहते थे वो खुद ही एक नेचुरल शील्ड बन गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कभी किसी दवा की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। और वैसे भी वहां दवा थी नहीं। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भैया आखिर उनके अंदर ये गुण आए कहां से और हमने कौन सा पाप करे हैं, हमारे अंदर क्यों नहीं है? तो भैया सबसे पहले ये समझ लो कि आपने कौन से पाप करे हैं, मतलब आपके ये गुण कहां घास चरने गए हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहली चीज आती है बच्चों की पैदाइश। जब एक बच्चा नेचुरल तरीके से पैदा होता है, यानी कि बर्थ कैनाल से गुजरता है, तो रास्ते में वो गुड बैक्टीरिया को रिसीव करता है। खासकर ये 3 बैक्टीरिया जो इस समय आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। अब इनकी स्पेलिंग थोड़ी टंग ट्विस्टर टाइप की है, तो मैं एडिटर मोहित से कह दूंगा कि आपको ऊपर दिखा दे। अब ये बैक्टीरिया बच्चे के पेट के अंदर पहले दिन से सेटल हो जाते हैं और यही एक बच्चे की पहली इम्यून ट्रेनिंग होती है। यानी कि शरीर सीखता है कौन सा बैक्टीरिया दोस्त है, कौन सा दुश्मन है। लेकिन जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा में ऑपरेशन से पैदा होते हैं, बर्थ कैनाल से नहीं गुजरते हैं, उनमें एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज मतलब टाइप 1 डायबिटीज और इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ये चीजें रिसर्च ने साबित कर दी हैं। माना ये बात बिल्कुल ठीक है कि सी सेक्शन मां और बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब जरूरत ना होने पर भी सी सेक्शन से बच्चों को पैदा किया जाता है। और भारत के प्राइवेट अस्पतालों में ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे देश में तो जो महिलाएं नेचुरल तरीके से बच्चे को पैदा भी करना चाहती हैं, उन्हें प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर डराकर उनका भी सी सेक्शन कर देते हैं। सन 2009 में भारत में सी सेक्शन का रेट मात्र 9% था और आज 21% से भी ज्यादा हो चुका है। अब क्योंकि पेट काटकर बच्चे पैदा करने पर कमाई ज्यादा होती है, रिस्क कम होता है, तो प्राइवेट अस्पतालों में ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। तो भैया ये तो हो गया पहला कारण जिसकी वजह से बच्चे कमजोर इम्यूनिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा, यानी कि एंटीबायोटिक्स का मल्टीविटामिन की तरह धड़ल्ले से इस्तेमाल। ये एंटीबायोटिक्स सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में रहने वाले गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है। अगर आप किसी मच्छर को मारने के लिए कमरे में हिट चलाओगे तो वो मच्छर को भी मारेगा, मक्खी को भी मारेगा, मधुमक्खी को भी मारेगा, यानी फ्लाई को भी मारेगा और बटरफ्लाई को भी मारेगा, जिससे आपकी कोई दुश्मनी थी भी नहीं। भाई साहब, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से पूरी दुनिया में भारत टॉप एंटीबायोटिक कंज्यूमिंग कंट्री में आता है। इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी की लंका तो लग चुकी है। यानी जब भी आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करोगे तो आपके शरीर में माइक्रोबायोम यानी कि गुड बैक्टीरिया का संसार थोड़ा थोड़ा करके खत्म होता रहेगा। अब इसके बाद तीसरा है हमारा अबाड़ कबाड़ खाना। अब जरा एक बार के लिए सोचो कि बैक्टीरिया आखिर खाता क्या है। तो भैया वो खाते हैं फल, सब्जी, दाल, मतलब फाइबर से जुड़ी हुई चीजें। अब जब बैक्टीरिया को ये चीजें हमारे पेट में मिलेंगी ही ना, हम इन्हें खाएंगे ही ना, तो ये बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेंगे? और जब ये जिंदा नहीं रहेंगे तो ये हमारे पेट में ऐसे केमिकल कैसे बनाएंगे जो सूजन को रोके और इम्यूनिटी को बूस्ट करे और ब्रेन फंक्शन को सुधारे? मतलब आजकल के बच्चे खाते क्या हैं? मैदा, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और हाई शुगर या स्टार्च का खाना। आजकल तो डाइट में फाइबर है ही ना। भाई साहब, हमारा खाना ही डिसाइड करता है कि हमारा मूड कैसा होगा, हमारी मेमोरी कैसी होगी और मुश्किल परिस्थितियों में हम कैसे फैसले लेंगे। ये सारी चीजें रिसर्च साबित कर चुकी है। और इसके बाद आता है भैया सफाई के शहजादे बनकर जीना। आजकल के बच्चे सैनिटाइज्ड माहौल में रहते हैं। सैनिटाइज स्कूल हो गया, घर हो गया, यहां तक कि बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। हर 5 मिनट में उन्हें हाथों को सैनिटाइज करना होता है। अब उनके इम्यून सिस्टम को ऐसे कमजोर दुश्मन मिलते ही ना जिनसे लड़कर वो ताकतवर बन सके। उसकी ट्रेनिंग ठीक से होती ही ना। हमारे पूर्वज अपने बचपन में जंगलों में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, जानवरों के साथ समय बिताते थे। उनके शरीर को तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते थे। कौन सा माइक्रोब दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, उनका इम्यून सिस्टम इसकी बढ़िया ट्रेनिंग करता था। इस ज्यादा सफाई के चक्कर ने हमारी इम्यूनिटी के धागे खोल दिए हैं। अब इस सफाई के चक्कर में आपका फायदा हो या ना हो, लेकिन उन केमिकल बनाने वाली कंपनियों का जरूर है जो सफाई के नाम पर आपको ये सारी चीजें चिपका रही हैं। सफाई जरूरी है, इसे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत से ज्यादा सफाई भी नुकसानदेह है। अब भैया इसके बाद चाहिए बच्चों को माँ का दूध। मतलब माँ के दूध में एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो सिर्फ माँ के दूध में ही मिलता है, किसी भी फॉर्मूला मिल्क के अंदर नहीं। यही बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के लिए पहली आर्मी की तरह काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि एक बच्चे को कम से कम 6 महीने तक और हो सके तो 2 साल तक माँ का दूध मिलना ही चाहिए। पर भैया आजकल तो दुनिया अपना कन्वीनियंस देखती है, अपनी सुविधा देखती है और 5-10 दिन बाद ही बच्चों को डब्बा बंद दूध पकड़ा दिया जाता है। और ये भी एक कारण है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। और भैया इसके बाद आता है लास्ट, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन घटता हुआ माइक्रोबायोम। अगर बच्चे की माँ का माइक्रोबायोम पहले से ही थोड़ा कमजोर है, चाहे उसके पीछे एंटीबायोटिक्स हो या उल्टा
उल्टा सीधा खाना, तो आप ये मानकर चलिए कि अगली पीढ़ी में भी ये कमजोर माइक्रोबायोम ही पहुंचेगा। जब पुराने जमाने में अरेंज मैरिजेस होती थी, दूर दूर होती थी, तब दो अलग जगहों के माइक्रोबायोम्स एक साथ मिलते थे और ताकतवर इम्यूनिटी उभर कर सामने आती थी। आजकल ये लगभग सब खत्म हो चुका है। तो भैया ये था हमारे सत्यानाश का कारण। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये गुड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी के साथ करते क्या है। अब ये जो गुड बैक्टीरिया है किसी बच्चे के जन्म से लेकर उसके इम्यून सिस्टम की क्लास लगा देता है, जहां पर गुड बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम से कहता है कि बेटा सुनो ध्यान से, जब कोई कीटाणु शरीर के अंदर आए तो उस पर कैसे हमला करना है, कितनी ताकत से हमला करना है और किस पर हमला नहीं करना है, ये सारी चीजें गुड बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है। मतलब गुड बैक्टीरिया किसी कीटाणु का पोस्टर लेके नहीं घूमता कि बेटा इम्यूनिटी ले, शक्ल पहचान ले, और जहां भी ये दिखाई दे बिना सोचे समझे ठोक दे इसे। मतलब ऐसा तो ना होता, बल्कि ये इम्यूनिटी को सिखाता है कि कीटाणुओं के खिलाफ कब लड़ाई छेड़नी है, कैसे लड़ाई छेड़नी है और कितनी ताकत से लड़ाई छेड़नी है। क्योंकि अगर इम्यूनिटी ज्यादा ताकत लगा दे तो वो अपने सेल्स को ही मारने लग जाती है, यानी कि ये ट्रेनिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी बचाती है। तो अब यहाँ पर आता है सवाल कि हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया कॉलेज ऑफ इम्यूनिटी ये कैसे चलता है। मतलब इसकी क्लासेस क्या ऑनलाइन चलती है या प्योर ऑफलाइन मोड पर? तो देखो इसकी क्लासेस चलती है ऑफलाइन, यानी कि 1-to-1 कोचिंग दी जाती है। ये गुड बैक्टीरिया हमारे गट सेल रिसेप्टर और इम्यून सेल रिसेप्टर के ऊपर जाते हैं, वहां जाकर एक केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं कि बेटा ये जर्म है, दुश्मन पार्टी का है, इसको निपटा दो। और ये जर्म नहीं है, ये अपनी ही पार्टी से है, गुड बैक्टीरिया है, इसे मत मारो। या फिर ये जर्म कमजोर पार्टी से है, मरियल पार्टी से है, इसे थोड़ा बहुत मारोगे तो ये वैसे ही मर जाएगा। यानी कि ओवर रिएक्शन मत दो। ये है बैक्टीरिया के द्वारा इम्यूनिटी की ट्रेनिंग का तरीका। अब प्रकृति में जितने ज्यादा तरीके के गुड बैक्टीरिया होंगे उतनी ही बढ़िया तरीके से हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया अपनी पाठशाला चलाएंगे और उतनी ही ज्यादा बीमारियों से हमारी इम्यूनिटी हमें बचाने के लिए तैयार होगी और इनसे हमें कैंसर, शुगर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का भी इलाज मिल सकता है। अब सुनो, इन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के पास बिना दवाई के रोगों से लड़ने की ये ताकत कहां से आई? लेकिन उससे पहले आप जरा ये डाटा सुनो। भारत में हर 10 में से 1 आदमी को गुर्दे की पथरी की समस्या है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात को किडनी स्टोन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है प्रकृति ने हमें ऑक्जेनोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया दिया है। ये हमारे पेट में रहता है और ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो हमें गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। लेकिन हमने एंटीबायोटिक खा खाकर इसको निपटा दिया और इस बैक्टीरिया की कमी और हमारे लाइफस्टाइल में आए हुए बदलाव के कारण आज पथरी के केसेस एक्सप्लोड हो चुके हैं। लेकिन अमेज़न के जंगलों में रह रहे उन आदिवासियों के पास ये बैक्टीरिया था क्योंकि उन्होंने कभी एंटीबायोटिक्स नहीं खाए। आजकल पेट की किसी न किसी समस्या से हर दूसरा या तीसरा आदमी परेशान है। किसी को पेट में दर्द है, किसी को सूजन है, किसी को खाना नहीं पचता और किसी को कोई खास चीज से एलर्जी है। और इसी चीज से हमें बचाता है प्रीवोर्टेला नाम का बैक्टीरिया। ये तो हमारी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अब इसे चाहिए था जीने के लिए फाइबर और हमने मैदा चीनी खा खाकर इसे निपटा दिया। लेकिन ये बैक्टीरिया भी उन आदिवासियों के पेट में बिल्कुल सुरक्षित था। भाई साहब, हमने तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी को भी मार दिया। ये ईसोफेगल कैंसर और अस्थमा से लोगों को बचाता था। हमने अपने शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को मार मार के शरीर को खाली कर दिया। लेकिन ये सभी बैक्टीरिया उन आदिवासियों में मौजूद थे। और अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ये बैक्टीरिया वहां पहुंचे कैसे? तो भाई साहब, इसको समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 80 से 90% एंटीबायोटिक्स जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। और ये बात नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के डाटा में साफ साफ लिखी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि जिस जमीन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं क्या वो कुछ खास है? तो भैया हाँ, बिल्कुल खास है। ये एक ऐसी जमीन है जो केमिकल से दूर है, जंगल में है, जहाँ साफ हवा है, साफ पानी है और प्रदूषण नहीं है। अब जरा आप ये सोचो कि ये आदिवासी कहाँ रहते हैं? तो ये ऐसी ही जमीन पर तो रहते हैं। मतलब ऐसी जमीन पर रहते हैं जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहाँ के हवा, पानी और खाने ने इन बैक्टीरियाओं को उन लोगों के शरीर में पहुंचा दिया जो उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया खाली हो रहे हैं, तो अब इन्हें हम धरती पर ढूंढे कहां? मतलब धरती तो इतनी बड़ी है, ये पता नहीं किस मिट्टी में मिलेंगे और किस में नहीं। और अगर मान लो कि हमने इन्हें ढूंढ भी लिया तो बिना रिसर्च के कैसे हम इन्हें अपनी बॉडी में डाल ले? मतलब हमें क्या पता कल को भेड़ की शक्ल में कोई भेड़िया हमारे अंदर घुस जाए? तो भाई साहब, इसी का जवाब है सेंटिनलीज, जो 60,000 सालों से नॉर्थ सेंटिनल टापू पर रह रहे हैं। ना वहां पर केमिकल की जमीन है, ना दूषित पानी
पानी, ना दूषित हवा। उनके शरीर में दुनिया का सबसे बड़ा गुड बैक्टीरिया का खजाना हो सकता है। अगर ये हमें मिल जाए तो हमें अलग अलग जगह से धरती के अलग अलग कोनों से बैक्टीरिया तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये बैक्टीरिया उनके शरीर के लिए अच्छे हैं तो हमारे लिए भी अच्छे होंगे। यानी रिसर्च पर भी हमें ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ये समझो आप। भाई साहब, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एक सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आप गूगल पर उनका नाम सर्च करके देखना, डॉक्टर चांद वट्टल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिछले 20 सालों से सुपर बग का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और जब ये कुछ कहते हैं तो सरकार ध्यान से सुनती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दवाइयां अपना असर खो रही हैं। ये एक अर्जेंट प्रॉब्लम है। WHO कहता है कि सन 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से कैंसर से भी ज्यादा मौतें होंगी। अब इन दवाइयों की ताकत वापस कहां से लाएं? इसका कहां पर इलाज मिलेगा? तो भाई साहब, इसका इलाज मिल सकता है सेंटिनल आइलैंड पर। लेकिन कैसे? अब जरा ये सुनो आप। देखो, वहां हमें शायद NDMA के खिलाफ इलाज मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो दवाइयां वापस अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो क्या पता हमें ऐसी बीमारियों का भी इलाज मिल जाए जिनका इलाज अभी तक मेडिकल साइंस ढूंढ भी ना पाया। अब इस बात को मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता हूं? तो देखो, आपको याद होगा मैंने आपको अमेज़न के जंगलों में जो यानोमामी कबीला मिला था उन पर की गई रिसर्च के बारे में बताया था। तो भाई साहब, ये सभी जानकारी उसी रिसर्च से निकलकर सामने आई है। मतलब जितना ज्यादा पुराना माइक्रोबायोम होगा उतनी ही ज्यादा बीमारियों का इलाज मिलने की संभावना होगी। और अमेज़न में रह रहे आदिवासियों का माइक्रोबायोम 11,000 साल पुराना था, लेकिन सेंटिनलीज का 60,000 साल पुराना है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर हमें वहां जाने से रोक कौन रहा है? जब हमें सब कुछ पता है तो हम वहां जाते क्यों नहीं? मतलब ऐसी क्या दिक्कत है? तो भैया, हम वहां क्यों नहीं जाते? अब जरा ये सुनो। नवंबर 2018 जॉन एलन चाओ, एक 26 साल का अमेरिकन मिशनरी, इलीगल तरीके से वहां के लोकल मछुआरों को 25,000 रुपए देकर सेंटिनल आइलैंड पर उतर जाता है। इसके बाद सेंटिनलीज ने उसे मार डाला। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम बॉडी को रिकवर नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां के नियम कायदे कानून बिल्कुल अलग है। अब क्योंकि चाओ एक अमेरिकन नागरिक था तो उसकी लाश को रिकवर करने के लिए भारतीय अधिकारियों पर दबाव आया। अब इसके बाद इंडियन पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कोस्ट गार्ड के लोग 400 मीटर की दूरी से सेंटिनल आइलैंड पर उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब दूरबीन से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन टापू पर मौजूद लोग सामने आ गए और उन्हें देखकर शासन प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हम उस टापू से एक लाश भी वापस निकाल कर नहीं ला पाए। सरकार ने साफ साफ कहा है, हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करने में बहुत जोखिम है। अब सवाल ये आता है कि आखिर जोखिम क्या है? अब ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको जानने से पहले जरा आप ये जान लो कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने वहां पर जाने की कभी कोशिश नहीं करी। हमने बिल्कुल कोशिश करी है। साल था 1967, अंडमान और निकोबार के गवर्नर ने त्रिलोकनाथ पंडित को, जो एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्हें सेंटिनल आइलैंड पर जाकर स्टडी करने के लिए कहा। अब पंडित जी वहां पहुंचे, उन पर भाले और तीरों से हमला हुआ। वो वापस आए। 24 साल तक लगातार इस प्रयास में रहे कि उन लोगों से संपर्क बन जाए। फिर 4 जनवरी 1991 में पंडित जी और मधुमाला चट्टोपाध्याय, ये एक फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ये दोनों नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाते हैं और वहां से आकर एक रिपोर्ट सरकार को देते हैं जिसमें लिखा था कि वहां जाना ठीक नहीं, उन लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दो। अभी रिसेंट की ही घटना है। पिछले साल यानी कि सन 2025 में एक खुराफाती अमेरिकन यूट्यूबर थ्रिल के चक्कर में सेंटिनल आइलैंड पर पहुंच गया। उस पर हमला हुआ तो भाग खड़ा हुआ। फिर उसे कोस्ट गार्ड ने धर लिया, पुलिस को थमा दिया। मतलब वहां जाने पर वो लोग आरती नहीं उतारेंगे। अब देखो, यहां से आपको 2 बातें तो समझ में आ गई होंगी। पहला तो ये कि वो लोग खुद नहीं चाहते कि कोई उनके पास आए, और दूसरा ये कि हमारी सरकार भी वहां नहीं जाना चाहती। अब सेंटिनलीज का तो समझ में आता है, लेकिन हमारी सरकार वहां जाने से क्यों घबरा रही है? तो भैया, इसका कारण है सन 2009 और 2010 में सरकार ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। आप जरा ये सुनो। 2007 में 143 देशों ने यूएन के UNDRIP को साइन किया था। ये था यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। अब इसमें एक शब्द है FPIC, और यही शब्द सेंटिनलीज के लिए ढाल की तरह काम करता है, और इसका अर्थ है फ्री, प्रायर, इन्फॉर्म्ड और कंसेंट। मतलब कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ भी उनका यूज करेगा, चाहे वो वहां की लैंड हो, पानी हो, हवा हो, या उनके जंगल का एक पत्ता ही क्यों ना हो, तो इसके लिए हमें उनकी परमिशन चाहिए। पर आप सेंटिनलीज की परमिशन लोगे कैसे? उन्हें तो हमारी भाषा आती ही ना। अब क्योंकि भारत ने ये साइन किया है तो मानना तो पड़ेगा। हालांकि इसका नेचर बाउंडिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई यूएन में शिकायत कर दे तो भाई साहब इंटरनेशनल शर्मिंदगी तो उठानी पड़ेगी। इसीलिए भारत सरकार कहती है कि भैया हम वहां नहीं जाएंगे। इसके बाद आता है
2010 में नगोया प्रोटोकॉल। मतलब अगर कोई देश नेचुरल रिसोर्सेज से दवाई निकालता है तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, पहली तो लोकल की परमिशन और दूसरा इस चीज का उन्हें फायदा समझाना पड़ेगा। अब सेंटिनलीज से परमिशन ये तो इम्पॉसिबल है, और अगर फायदा बताने गए तो वो सारा फायदा अंदर घुसेड़ देंगे। अब क्योंकि भारत इसका मेंबर है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। अब आप ये भी कह सकते हो क्यों करें फॉलो, हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, हम जैसा चाहे व्यवहार करें उनके साथ। तो भाई साहब जरा एक बार करके तो देखो। इंटरनेशनल मीडिया यानी कि बीबीसी, CNN, द गार्डियन और नेशनल ज्योग्राफिक सबकी नजर अंडमान के आइलैंड पर टिकी हुई है। आपको जॉन चाउ का इंसिडेंट याद है, अभी बताया था 2018 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम बॉडी रिकवर नहीं कर सकते, तब मीडिया ने यह पूछा था कि भैया क्यों नहीं कर सकते। तब भारत सरकार ने ऑफिशियल जवाब दिया था कि वो उनका एरिया है, हम वहां नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट उस समय ग्लोबल हेडलाइन बनी थी क्योंकि एक गोरा मारा गया था। अब आप वहां पर किस मुंह से जाओगे, क्योंकि एरिया तो अभी भी उनका है। अगर भारत आज सेंटिनलीज को डिस्टर्ब कर देता है तो इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइन चला देगा और फिर पूरी दुनिया हमसे सवाल पूछेगी। अब इनके अलावा सर्वाइवल इंटरनेशनल नाम का एक NGO है, लंदन में है, उसका ये काम ही है कि अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स को बचाना। अगर भारत सेंटिनल आइलैंड पर गया तो ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने ब्राजील और पेरू के ऊपर ऐसे केस कर दिए हैं। अब हमारी मजबूरी है कि ना तो हम वहां खुद जा सकते हैं और ना ही औरों को जाने दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि आखिर पूरी दुनिया ने ये कानून बनाए ही क्यों है? मतलब क्या इन लोगों का डेवलपमेंट पर कोई अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों का स्टोन एज से बाहर निकलने का हक नहीं है? तो भाई साहब इसका जवाब है नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर हम जबरदस्ती इन्हें इनका हक देने गए कि चलो चलो ये है मॉडर्न दुनिया, मतलब ये है पिज्जा, बर्गर, इंटरनेट और टेलीफोन, तो ये लोग तुरंत ही मरना शुरू कर देंगे। कैसे? तो भैया यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकल पैथोजेंस और उनके यहाँ पर पाया जाने वाला आम इन्फेक्शन इन्हें बीमार नहीं कर पाता। इसके खिलाफ उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ग्लोबल वायरसेस जैसे कि फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स या मॉडर्न दुनिया से आए हुए वायरस, ये इन लोगों के शरीर के लिए बिल्कुल नहीं है। इन लोगों के पास ऐसे पैथोजन के खिलाफ कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर के लिए कोविड एक नया वायरस था जिसने पूरी दुनिया में लाशों के ढेर लगा दिए, क्योंकि इम्यूनिटी तो हमारे पास भी थी लेकिन काम ना आ सकी। अब बिल्कुल ऐसे ही इम्यूनिटी तो इनके पास भी है, लेकिन उन पैथोजन के खिलाफ नहीं है जिनकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इनके शरीर में नहीं है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये लोग हमारे कांटेक्ट से मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इतिहास में ऐसा हो चुका है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले यानोमामी कबीले के लोगों के पास जंगल के पैथोजन के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी, लेकिन इंसानों की लालच भरी दुनिया के खिलाफ नहीं। जब वहां पर नए लोग आए तो अपने साथ फ्लू लाए, मीजल्स लाए, साथ में दूसरी बीमारियां भी आई। फिर इल्लीगल माइनर्स ने उन्हें वहां से हटाने के लिए वहां की नदियों को जहरीला कर दिया। जब उनके बच्चे मरे तो लोग वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद उन माइनर्स ने उनकी जमीन पर खदानें खोल दी, और जब राजनीतिक लालच ने उनकी जमीन पर हमला किया तो वो लोग मरते ही चले गए। यानोमामी कबीले के साथ जो हुआ वो कोई गलती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया जेनोसाइड था। अब माना के सेंटिनल आइलैंड पर हमारी बीमारियों का इलाज मिल सकता है क्योंकि वहां पर 60,000 साल से पुराना बायोम है, लेकिन क्या अपने लालच के लिए उन्हें मार देना सही होगा? उनके खून से हम अपने बच्चों को तो शायद बचा लें, लेकिन उनके बच्चों को जरूर मार देंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके ऊपर प्रयोग करके हम अरबों खरबों की फार्मा इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज दे सकते हैं जिनका इलाज ढूंढने में आज भी मेडिकल साइंस स्ट्रगल कर रहा है। हम उनके शरीर से रहस्यमयी बैक्टीरिया को निकालकर अपने खाली पड़ चुके शरीर को भर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जान की कीमत दूसरी जान होगी। ये जंगल का नियम है, एक सभ्य समाज का नहीं। अब आप जरा बताओ कि अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? क्या अपनी दुनिया को बचाने के लिए आप किसी और की दुनिया को बर्बाद कर देते, या अपने यहाँ पर सुधार करके कोई नया रास्ता खोजते? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।